हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के हिस्ट्री के मिडाइवल पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये मिडाइवल पार्ट का जो है कंप्लीट वीडियो होगा, ये लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले जो है मॉडर्न कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट कर बता भी सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज के टॉपिक्स हैं मध्यकाल में सूफी आंदोलन, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, मराठों का उत्कर्ष, शेरशाह सूरी। ये सभी टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनसे आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही, तो इसे ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में सूफी आंदोलन के संबंध में सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करें। एक तरफ है सूफी संप्रदाय, दूसरी तरफ है उनके संस्थापक। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में से हम देख लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी संप्रदाय शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादरी संप्रदाय शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सतारी संप्रदाय शाह अब्दुल सतारी, फिरदौसी संप्रदाय बदरुद्दीन, नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। चिश्ती सिलसिला के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है चिश्ती सिलसिले के बारे में कितने कथन सत्य हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। उन्होंने भारत में चिश्तिया परंपरा की शुरुआत की। उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर था। इन्हें गरीब ए नवाज कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में चिश्ती परंपरा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गलत है, बाकी सभी सही है। तो इन्हें देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय पुराने शिष्य अमीर खुसरो थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तरकुल्लाह कहकर संबोधित किया था। बंगाल में चिश्तिया परंपरा का प्रचार शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने किया था। इन्हें आखिरी सिराज कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र इनमें से कौन था, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सिंध एवं मुल्तान। इस संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है, जिन्होंने मुल्तान में एक शानदार मठ की स्थापना की। इन संप्रदाय ने चिश्ती संप्रदाय के विपरीत राज्य संरक्षण को स्वीकार किया तथा जागीर एवं नकद धनराशि के रूप में अनुदान प्राप्त किया। अयूब जीद अल विस्ताकी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। शेख अब्दुल्ला इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। इनका केंद्र मुख्यतः बिहार था। अगला प्रश्न है, कादिरी सिलसिला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसकी स्थापना सैयद अबुल कादिर अली गिलानी ने की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रतीक मोहम्मद गौस थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। वे हरे रंग की पगड़ियाँ पहनते थे, ये जो है उनकी पहचान थी। दारा सिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था। दारा सिकोह मुल्ला शाह बदरूसी का शिष्य था। नेक्स्ट है, नक्शबंदी सिलसिले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गलत है, बाकी सही है। इसकी स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिले का प्रचार अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी ने किया। ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम विख्यात संत थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस सिलसिले का प्रमुख क्षेत्र बिहार था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फिरदौसी सिलसिला।
इस सिलसिले के संस्थापक मध्य एशिया के सैफुद्दीन बखरजी थे। यह सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी तथा भारत में इसका प्रमुख कार्यक्षेत्र बिहार था। बदरुद्दीन समरगंजी, अहमद याहिया मनेरी आदि इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। आप कमेंट करके बताएं कि अहमद याहिया मनेरी की दरगाह जो है वो कहाँ है बिहार में। नेक्स्ट है, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फरीदुद्दीन गंजे सकर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। उन्होंने जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले और भी इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। रामानंद रामानुज की पीढ़ी के प्रथम संत थे। उन्होंने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक तरह से जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। उनके शिष्यों में कबीर, जुलाहा, सेना, नाई, रैदास, चमार आदि थे। संभवतः हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत थे। नेक्स्ट है, कबीर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उनकी ख्याति एक महान समाज सुधारक के रूप में है। कबीर एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। इनके प्रमुख शिष्य मूल सूरत गोपाल थे। कबीर ने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप में माना। ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। इनके अनुयायी हिंदू एवं मुस्लिम दोनों थे। कबीर की प्रमुख रचनाओं में साखी, सबद, रमैनी, होली, रेखताल आदि प्रमुख थे। इनके उपदेशों का संग्रह बीजक के रूप में संकलित है। नेक्स्ट, गुरु नानक के संबंध में इनमें से क्या सत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। इनका जन्म 1469 में पश्चिमी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। इन्हें 1499 ईस्वी में सुल्तानपुर के निकट कालीबेन नदी के किनारे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने बाबर से संबंधित बाबरवानी नामक ग्रंथ की रचना की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। उन्होंने किसकी भक्ति पर जोर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के संतों का कौन सा क्रम सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विकल्प सत्य है, बाकी सही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रम देख लेते हैं। रामानंद 1356, प्रयाग, कबीर 1940 वाराणसी, गुरु नानक 1469 पश्चिमी पंजाब, चैतन्य 1486 बंगाल। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रमुख संतों एवं उनके मतों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बेमेल है, बाकी सारे सही हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। इसके अलावे और भी देख लेते हैं। भास्कराचार्य भेदाभेदवाद, निम्बार्क द्वैताद्वैतवाद, कबीरदास विशुद्ध द्वैतवाद, चैतन्य प्रभु अचिंत्य भेदाभेदवाद। नेक्स्ट है, एक तरफ है भक्ति संत, दूसरी तरफ है संप्रदाय, इनको जो है सुमिलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, निम्बार्क सनक संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, कबीरदास कबीर पंथ, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, तुकाराम वारकरी संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन एक महाराष्ट्र के भक्ति संत नहीं थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रामानुज। बाकी सभी महाराष्ट्र के भक्ति संत हैं। नामदेव, तुकाराम, रामदास। रामानुज का जन्म तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद था। इनकी माता का नाम कांति देवी, पिता का नाम असुर केशव शोभथनी थे। अन्य सभी महाराष्ट्र से संबंधित थे, उनके नाम बता दिए मैंने। अगला है, सिख संप्रदाय के विभिन्न गुरुओं एवं उनके प्रमुख कार्यों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है।
गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक, गुरु अर्जुन देव अमृतसर के संस्थापक, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मीराबाई के इष्ट देव कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण। मीराबाई के इष्ट देव श्री कृष्ण थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ जिले के कुदकी नामक गांव में हुआ था। वह सिसोदिया वंश की थी। इनका विवाह सिसोदिया वंश के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अवधी। तुलसीदास का जन्म 1523 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। वे ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करते हैं तथा अपना इष्ट देव राम को माना। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि प्रमुख है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनो कहिए के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ है संत, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ये रहा। तुकाराम महाराष्ट्र, रामानंद उत्तर प्रदेश, शंकराचार्य केरल, चैतन्य महाप्रभु बंगाल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गलत है। शारदा पीठ जो है वो द्वारिका गुजरात में है। बाकी ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ पुरी, सिंगेरी पीठ मैसूर। नेक्स्ट है, यहाँ से अब स्वतंत्र प्रांतीय राज्य नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जौनपुर राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में बसाया था। यह नगर गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक उस सर्क ने की थी। कश्मीर के स्वतंत्र राज्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कश्मीर का अकबर सुहादेव को कहा जाता है। ये गलत है, बाकी सही है। कश्मीर का अकबर जो है वो सुहादेव को नहीं बल्कि जैनुल आबदीन को कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इसके बाद बंगाल पुनः स्वतंत्र हो गया। इसके बाद बलबन ने इसे पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास शमसुद्दीन इलियास शाह नाम से बंगाल का शासक बना। इलियास शाह ने अपने शासनकाल में तिरहुत तथा उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। इलियास की मृत्यु के बाद सिकंदर शाह दिल्ली का शासक बना। उसने बंगाल की राजधानी पांडुआ में मदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी बनाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, धार। नेक्स्ट है, मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जफर खां। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मेवाड़ में स्वतंत्र राज्य की स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें से सभी है सही। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक के समय चित्तौड़ को जीतकर मेवाड़ में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गंगवंश। गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने उड़ीसा पर 70 वर्ष तक शासन किया। उसने पुरी में जगन्नाथ मंदिर एवं भुवनेश्वर में
लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद उड़ीसा में गणपति वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रताप रुद्र उड़ीसा का अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक था। अब यहाँ से जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दक्षिण भारत के हिंदू एवं मुस्लिम राज्य। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत के विभिन्न वंशों एवं उनके संस्थापक राजाओं का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये गलत है, बाकी सही है। यादव वंश, भिल्लम, काकतीय, चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम। मदुरा के पांड्य, सुंदर पांड्य। होयसल वंश की जो राजधानी है वो द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र के होयसल राजवंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट टॉपिक है बहमनी राज्य। इसका पहला प्रश्न है, बहमनी राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? करेक्ट आंसर है ए, केवल एक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जफर खान ने अलाउद्दीन बहमद शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। निम्न में से कौन इन 5 स्वतंत्र राज्यों में शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुलबर्गा। गुलबर्गा शामिल नहीं था। बड़ाड़, बीजापुर, अहमद, गोलकुंडा, बीदर, ये सभी जो है थे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। इसका पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का कौन सा क्रम सही है? तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ये रहा, संगम वंश 1336 से 1485, सालुब वंश 1485 से 1505, तुलुब वंश 1505 से 1570, अरवीडू वंश 1570 से 1650। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट है, संगम राजवंश के प्रमुख शासकों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा, हरिहर प्रथम 1336 से 1356, बुक्का प्रथम 1356 से 1377, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404, विरूपाक्ष प्रथम व बुक्का द्वितीय 1404 से 1406, देवराज द्वितीय 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन 1447 से 1465। नेक्स्ट है, संगम वंश से संबंधित मधुरा विजयम नामक ग्रंथ रचना किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर सी, गंगा देवी। नेक्स्ट है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बुक्का प्रथम। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। देवराय प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह ने अपनी पुत्री का विवाह देवराय प्रथम से किया था। ये गलत है, बाकी सही है। इसके काल में बहमनी का सुल्तान फिरोज शाह ने आक्रमण किया। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई। इसी के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी भारत आया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। इससे पहले हम देख लेते हैं कि फिरोज शाह बहमन से पराजित होने के कारण देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से कराया था, ना कि फिरोज शाह ने अपनी की पुत्री का विवाह देवराय प्रथम से। तो अगला प्रश्न है, संगम वंश के किस शासक के शासनकाल में गोवा, कोंकण एवं उत्तरी कर्नाटक के कुछ भाग अलग हो गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विरूपाक्ष द्वितीय। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सालुब वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सालुब नरसिंह। नेक्स्ट है, इमाडी नरसिंह को नरसा के किस किले में कैद कर दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेनुकोंडा किला। चूंकि इमाडी नरसिंह अल्पायु था, इसके लिए संरक्षक नरसा नायक ने उचित मौके पर संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इमाडी नरसिंह को नरसा ने पेनुकोंडा के किले में कैद कर दिया। अपने 12-13 वर्ष के शासनकाल में नरसा नायक ने रायचूर, दोआब के अनेक किलों पर अधिकार कर लिया।
इसके अतिरिक्त नरसानायक बीजापुर, बीदर, मथुरा, श्रीरंगपट्टनम के शासकों के विरुद्ध किए गए अभियान में सफल रहा। नरसानायक ने चोल, पांड्य और चेर शासकों को भी विजयनगर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न से पहले अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देख चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप आगे भूल जाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है, तुलु वंश की स्थापना के संबंध में इनमें निम्न कथनों पर विचार करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। इस वंश की स्थापना नरसानायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बाला पहाड़ की संज्ञा दी गई है। वीर नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं बाह्य आक्रमणों से प्रभावित था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तुलु वंश के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4। तो इन्हें देख लेते हैं। कृष्णदेवराय वीर नरसिंह के छोटे भाई थे। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में ऐश्वर्य एवं शक्ति की दृष्टि से अपने चरमोत्कर्ष पर था। कृष्णदेवराय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को परास्त कर रायपुर दोआब पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा पर आए थे। पढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तेलुगु साहित्य के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। स्वराचित संभव अलसानी पेडन, नंदी तिमन, परिजंतहरण, भट्टमर्ती, नरस भपालियम। धुर्जटी ने काहस्ती महात्म्य की रचना की थी। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है, इसके बारे में और भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में कृष्णदेवराय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने नागलपुरक नामक नए नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में महामंडलेश्वर नामक एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अच्युतदेव राय। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राक्षसी तांगड़ी अथवा तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध बने महासंघ के नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अली आदिल शाह। राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध 25 जनवरी 1565 को सदाशिव के सेनापति राम राय एवं विजयनगर के विरोधी महासंघ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के बीच हुआ था। विजयनगर विरोधी महासंघ का नेता अली आदिल शाह था, जबकि विजयनगर की नेतृत्व राम राय कर रहे थे। युद्ध से पूर्व विरोधी महासंघ का नेता आदिल शाह ने राम राय से रायचूर एवं मुदगल के किलों को वापस मांगा। राम राय द्वारा मांग ठुकराए जाने पर दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना एवं राम राय की सेना के बीच 25 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण की संयुक्त सेना ने राम राय को युद्ध में मार दिया। इस युद्ध में राम राय की हत्या हुसैन शाह ने की थी। इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अराविडू वंश के किस शासक ने स्पेन के फिलिप द्वितीय से सीधा पत्र व्यवहार किया और वहां से ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की केंद्रीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। विजयनगर साम्राज्य की शासन पद्धति राजतंत्रात्मक थी। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था।
इस साम्राज्य में राजा को राज्याभिषेक के समय प्रजापालन एवं निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। अच्युतदेव राय ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में कराया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को किसमें विभाजित किया जाता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मंडल। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आयंगार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। विजयनगर साम्राज्य में ऊर को अनेक वार्डों में बांटा गया था। इस समय ऊर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यदि कोई भूस्वामी लगान देने में असमर्थ होता तो उसके लगान को चुकता करना। ये गलत है, बाकी सब करता था। ग्राम की सार्वजनिक भूमि को बेचना, ग्रामीणों की तरफ से सामूहिक निर्णय लेना, गांव की भूमि को दान देना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे प्रमुख कर को क्या कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिष्ट। विजयनगर साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत शिष्ट नामक भूमि कर था। भूमि कर के रूप में राज्य की उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में भूमि की उर्वरता के अनुसार भूमि कर 1/3 या 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती थी। अन्य राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत सिंचाई कर था, जिसे तमिल प्रदेश में दासावंदा एवं आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में कद्दू कोडेज कहा जाता था। ब्राह्मण के अधिकार वाली भूमि से कर के रूप में उपज का 20वां भाग लिया जाता था। मंदिरों की भूमि से कर के रूप में उपज का 30वां भाग लिया जाता था। राजस्व नगद एवं वस्तु दोनों में लिया जाता था। नेक्स्ट है, वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, वे क्या कहलाते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, खुदी। वैसे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, खुदी कहलाते थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली करमुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। इस समय व्यापार मुख्यतः चेट्टियों के हाथों में केंद्रित था। अगला प्रश्न है, विजयनगर में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्के का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बराह। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फनम कहा जाता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के सैन्य व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में गांव में न्याय संबंधी कार्य आयंगर करता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। विजयनगर साम्राज्य में समाज 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। निम्न में से कौन से समाज का वर्ग उनके नाम के साथ सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। विप्रलु, ब्राह्मण, राजलु, क्षत्रिय, वैश्य, मोती कीर्तलु, शूद्र जो है उनका नलवज टिवई कहा जाता था। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय इतिहास में एकमात्र वह कौन सा साम्राज्य था जिसने सर्वाधिक संख्या में स्त्रियों को राजकीय पदों पर नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विजयनगर साम्राज्य। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। विजयनगर साम्राज्य के साहित्य के संबंध में इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी सही है। परिजात हरण, कृष्णदेव राय, प्रबुद्ध राय चरित, विशेश्वर, मनुचरित, तेनालीराम। प्रभुलिंग लीले के रचनाकार चमारस थे। और भी रचनाकारों को देख लेते हैं। धर्मनाथ पुराण, कृष्णदेव राय। रसवर्णक सुधारक, जगन्नाथ। रामकृष्ण कथे, लक्कना। स्वारोचित संभव, तेनालीराम। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमण। नादिर शाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तो कौन सा सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने 20 मार्च 1131 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया था। 22 मार्च 1739 ईस्वी को
एक सैनिक की हत्या के अफवाह के कारण दिल्ली में कत्लेआम करवाया गया। केरनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ था। यह युद्ध नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण के बाद वापस जाते समय तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा साथ ले गया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। अगला प्रश्न है, तो यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट है। नए स्वतंत्र राज्य हैदराबाद। नए स्वतंत्र राज्य हैदराबाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सत्य हैं? तो देखते हैं इसके करेक्ट आंसर। सी 1 और 2 दोनों। चिंकलिज खान ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सन 1724 ईस्वी में सुकरखेरा का युद्ध हुआ था। 1724 में चिंकलिज खान ने हैदराबाद की स्थापना की। इसे प्रायः निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं के पतन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1722 में निजामुल मुल्क को दिल्ली में वजीर का पद दिया गया। 1724 में सुकरखेरा के युद्ध में मुवारिज खां के मारे जाने के बाद कालांतर में सम्राट मोहम्मद शाह ने चिंकलिज खां को दक्कन का वायसराय बना दिया। अब यहाँ से नया टॉपिक है, मराठों का उत्कर्ष। शिवाजी के प्रतिनिधित्व में मराठा शक्ति के उत्थान को मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। मराठों के उत्कर्ष के कारण निम्न में से कौन सा एक कारण सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गलत है, बाकी सही है। मराठों का जुझारू व्यक्तित्व, मराठों का स्वस्थ एवं बलिष्ठ होना, गुरिल्ला युद्ध में निपुणता। उनके पास पर्याप्त हथियार जो है नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट है, शिवाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। शिवाजी का जन्म शिवनेर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम जीजाबाई एवं पिता का नाम साजी भोंसले था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक उसके दादाजी कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। गुरु रामदास धारकड़ी संप्रदाय के थे। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। शिवाजी को राष्ट्र प्रेम की भावना एवं देवता, गौ, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा रामदास से ही मिली थी। उनका विवाह साईबाई निम्बालकर से हुआ था। नेक्स्ट है, शिवाजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। साजी भोसले ने शिवाजी को पूना की जागीर दी। शिवाजी ने मावल प्रदेश को अपनी जमीन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया था। 1648 में शिवाजी ने पुरंदर के किले को छल द्वारा नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। शिवाजी एवं बीजापुर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी। शिवाजी को पराजित करने के लिए बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने अपने सेनापति अफजल खां को नेतृत्व में सेना भेजी। अफजल खां की हत्या शिवाजी ने बाघनक से की थी। अफजल खां ने कृष्णजी भास्कर को अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा था। नेक्स्ट है, शिवाजी एवं मुगलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद दक्षिण में मराठों के दमन को सर्वाधिक महत्व दिया। शिवाजी को बढ़ती हुई शक्ति के दबाने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां को पुणे पर 5 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि में मुगल सेना पर हमला कर दिया। नेक्स्ट है, 22 जून 1665 ईस्वी को इनमें से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुरंदर की संधि। शिवाजी एवं महाराजा जयसिंह के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। 9 मई 1666 को औरंगजेब द्वारा शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर लिया गया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 को फरार हो गए। 13 अक्टूबर 1670 को शिवाजी तीव्र गति से सूरत पर दूसरी बार आक्रमण किए एवं लूटपाट की। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में मिलने के लिए गए थे। दूसरी बार सूरत में लूटपाट के बाद दक्षिण की मुगल रियासतों से ही नहीं बल्कि उनके अधीन राज्यों से भी चौथ एवं सरदेशमुखी लेना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट है, 16 जून 1674 को इनमें से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। 16 जून 1674 को शिवाजी ने
रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके साथ ही उसने छत्रपति हैदर धर्मोद्धारक एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिनों के बाद ही उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कर्नाटक का अभियान था। शिवाजी के कर्नाटक पर अभियान के पूर्व ही शिवाजी एवं कुतुब शाह के बीच संधि हुई थी। शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट है शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। शासन कार्यों में शिवाजी को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शिवाजी के मंत्री परिषद के सदस्यों एवं उनके विभागों का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। सर्वनोबत सेनापति, अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा कर रखना, सुंदर या पंडित राव धार्मिक कार्यों की देखभाल, दबीर जो है वो सुमंत या विदेश मंत्री के समान होता था। वाक्यान्वीस नामक मंत्री गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। सुरनवीस या चिटनीस राजकीय पत्राचार संबंधित कार्य करता था। न्यायाधीश सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करता था। शिवाजी के मंत्री परिषद के 2 मंत्रियों पंडित राव एवं न्यायाधीश को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को समय समय पर सैनिक कार्यवाही में भाग लेना पड़ता था। अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद पेशवा का था। नेक्स्ट है शिवाजी की प्रांतीय शासन के संबंध में औचित्य कथन की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। शिवाजी के शासनकाल में विजित प्रदेशों को स्वराज कहा जाता था। शिवाजी ने समस्त विजित प्रदेशों को 4 प्रांतों में विभक्त किया। सर-ए-नौबत किले की सेना का नेतृत्व एवं उन पर नियंत्रण रखता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शिवाजी की सेना में राज के घुड़सवार सेना के किस भाग से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पागा सेना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 3, 4। 1670 ईस्वी में शिवाजी के आदेश पर ही अन्नाजी दत्तों ने व्यापक स्तर पर भूमि सर्वेक्षण करवाया। भूमि कर को नगद एवं अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। शिवाजी ने जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी के विरुद्ध बने संगठन में इनमें से कौन शामिल नहीं था। करेक्ट आंसर है ए, हमीरराव मोहिते इनमें शामिल नहीं थे, जबकि सूर्याबाई, राजाराम, अन्नाजी दत्तो इनमें शामिल थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसके विश्वासघात के कारण मुगल सेना रायगढ़ किला को जीतने में कामयाब हो गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सूर्यजी पिसालीघा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राजाराम की पत्नी ताराबाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। राजाराम की मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय मराठा शासक बना। ताराबाई ने दक्षिणी महाराष्ट्र में अपना राज्य स्थापित किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध खेरा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, साहू एवं ताराबाई के बीच। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह के समय आजमदार द्वारा साहू को केंद्र से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद साहू अपने साथियों के साथ सतारा पर घेरा डाला एवं वहां की शासिका राजाराम की विधवा ताराबाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों पक्ष के बीच 1707 में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई ने धनाजी यादव के नेतृत्व में सेना को साहू के मुकाबला करने के लिए भेजा, लेकिन कूटनीति से साहू ने ताराबाई के सैन्य प्रमुख धनाजी यादव को अपनी तरफ मिला लिया। ताराबाई ने अपनी महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ पन्हाला में शरण ली। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। ये पद्धति साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है बालाजी विश्वनाथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बालाजी विश्वनाथ पूना एवं दौलताबाद का सूबेदार रहा। बालाजी विश्वनाथ को साहू ने प्रथम पेशवा बनाया।
नेक्स्ट है, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुगल वंश। नेक्स्ट है, तो ये कथन जो है वो बाजीराव प्रथम के उक्त कथन है। उत्तर देते हुए साहू ने कहा था कि निश्चित ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सब सही नहीं है, बाकी सही है। तो उसको देख लेते हैं। बाजीराव प्रथम ने सर्वप्रथम दक्कन के निजामुल मुल्क से लोहा लिया था। मुगी सी वगांग की संधि बाजीराव प्रथम एवं दक्कन के निजामुल मुल्क के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार निजाम ने साहू को चौथ एवं सरदेशमुखी देना स्वीकार किया था। मुगल सेना के सरदार मोहम्मद खां वंगस बुंदेला नरेश क्षेत्रपाल को पूर्णतया समाप्त करना चाहता था के प्रयत्नों पर बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल के सहयोग से 1728 ईस्वी में पानी फेर दिया। मुगलों द्वारा छीने गए प्रदेशों को छत्रसाल को वापस करवाया। कृतज्ञ छत्रसाल ने इनमें से कौन सी जागीर पेशवा को निजी जागीर के रूप में भेंट की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, कालपी, सागर, झांसी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बालाजी बाजीराव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। बालाजी बाजीराव के समय पेशवा का पद वंशानुगत बन गया। बालाजी बाजीराव के समय ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए। निम्न में से कौन इस युद्ध में मराठे की पराजय का प्रमुख कारण नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मराठों की हस्ती सेना पर अत्यधिक निर्भरता। ये पराजय का कारण नहीं था। बाकी है मराठा सेना का तोपखाने पर अत्यधिक निर्भरता, मराठों द्वारा राजपूतों, जाटों एवं सिखियों से शत्रुता, मराठों के शिविर में अकाल की स्थिति। मराठों के पास हस्ती या हाथी की सेना नहीं थी। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रभावों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मराठों की उत्तर भारत में प्रगति अवरुद्ध हुई और उनका अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य का सपना खंडित हुआ। मराठों की पराजय के बाद ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता करीब करीब साफ हो गया। पानीपत के युद्ध के सदमे को नहीं सह पाने के कारण बालाजी बाजीराव की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। माधवराव प्रथम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मालवा एवं बुंदेलखंड ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मराठा साम्राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं इनमें से। पेशवा नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव ने कर दी थी। नारायण राव की मृत्यु के बाद उसकी विधवा गंगाबाई हंगल एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे 28 मई 1774 को माधव नारायण द्वितीय के नाम से पेशवा बनाया गया। पेशवा के अल्पायु होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बार भाई नाम की 12 सदस्यीय परिषद करती थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर इसका है डी, ये असत्य है। अंग्रेजों एवं रघुनाथ राव की संयुक्त सेना अरस नामक स्थान पर पेशवा की सेना से हार गई थी। ये गलत है, बाकी सभी सही है। अंग्रेज कर्नल कीटिंग और रघुनाथ राव की संयुक्त सेना ने मई 1775 ईस्वी में आनंद नगर के मध्य स्थित अरस नामक स्थान पर पेशवा की सेना को पराजित किया था, ना कि वो पेशवा की सेना से हार गई थी। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित विभिन्न संधियों एवं वर्ष का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, ये गलत है, बाकी सही है।
पूना की संधि 1817, नागपुर की संधि 1816, मंदसौर की संधि 1818, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी सिंधिया एवं अंग्रेजों के साथ। अगला प्रश्न है विविध मध्यकालीन भारत। यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अब्दुल कादिर बदायूनी के बारे में सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वह दीन ए इलाही की धारणा के प्रति उदार थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है पिएत्रो देला वेले नामक इतावासी यात्री किस शासक के शासनकाल में भारत आया था जिसने कैम्बे में परिंदों के अस्पताल को देखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। वह सर्वप्रथम सूरत पहुंचा तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विस्तृत यात्रा की। अपनी यात्रा का वर्णन ग्रंथों में संकलित किया। 1623 से 24 में उसने कैम्बे की यात्रा की जिसके दौरान इसने एक परिंदे का अस्पताल देखा जहां बीमार पक्षियों के साथ अनाथ एवं नवजात चूहों को देखा। इन सब की देखभाल एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था। इसकी प्रमुख कृति द ट्रेवल ऑफ पिएत्रो देला वेले इन इंडिया, द पिलग्रिम, द जर्नी ऑफ पिएत्रो देला वेले इत्यादि है। नेक्स्ट है कौन एक पुस्तक एवं उसकी विषय वस्तु का सही मिलान नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। निजामी ए अंजुम, हिंदू फलित ज्योतिष, टूट फटुल हिंद, हिंदू छंद शास्त्र एवं अलंकार, रिसाला मिकदारिया तात्कालिक मापतौल से संबंधित, दाबिस्तान ए मजाहिब नामक पुस्तक की विषय वस्तु भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में बांध बनाकर अनेक नहरों का निर्माण करवाया था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक शहर बसाया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ एक तरफ कार्य है, दूसरी तरफ इसके कार्यकर्ता। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ये रहा, चांदी का टैग इल्तुतमिश, दीवारें अमीर कोटी मोहम्मद बिन तुगलक, दारुल सफ़ा फिरोज तुगलक, सहनाए मंडी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है यहाँ पर किस यात्री का उस राजा के साथ सुयोग नहीं हो रहा है जिसके शासनकाल में वह आया था? तो यहाँ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गलत है, बाकी सही है। निकोलो कांटी देवराय प्रथम, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, निकोलस डाउनटन जो है ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सुहा भट्ट ने सुल्तान पर इतना दबाव बनाया कि इसकी सलाह पर सुल्तान ने सभी ब्राह्मणों और शिक्षित हिंदुओं को आदेश दिया कि उन्हें मुसलमान बन जाना चाहिए और जो इस्लाम नहीं कबूल करना चाहता उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कश्मीर का सुल्तान सिकंदर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है नए स्वतंत्र राज्यों तथा इनके संस्थापकों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। कर्नाटक नवाब सादतुल्ला, रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मुहम्मद, बंगाल मुर्शीद कुली खां। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात फैली अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर दिल्ली, मथुरा तथा आगरा के कुछ क्षेत्रों को जीतकर स्वतंत्र जाट राज्य के रूप में भारतपुर की स्थापना जाट नेता चूड़ामन एवं बदन सिंह ने की थी। सूरजमल के समय में जाट शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में सिख गुरु नानक ने चलाया था। सिख जाति को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य गुरु हरगोविंद ने किया। बंदा सिंह को सच्चा बादशाह कहा जाता है। लगभग 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा परफेक्शन IAS 90s डे प्लानर का मिडाइवल हिस्ट्री यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसके एनिसेंट पार्ट की तरफ चलेंगे। हमारे चैनल पे हिस्ट्री में मिडाइवल और मॉडर्न दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन IAS 90s डे प्लानर के ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे।
जो आपकी बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आप जाके इन्हें ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी मेहनत, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो हमारे वीडियोस पर लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में इसे शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट कर बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक you so much for watching our videos. Keep supporting us. Subscribe our channel Naukri for you. Thank you so much. Jai Hind. Bye.